औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली तिरमिज़ी हूँ, प्रोफेसर ऑफ ENT फैसलाबाद। मरीज़ हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनकी शिकायत ये होती है, बल्कि उनके लवाहकीन की शिकायत होती है कि ये खराटे बहुत लेते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले तो मैं ये ज़िक्र करूँगा कि खराटे कैसे पैदा होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा को अंदर लेकर जाते हैं फेफड़ों में और फिर बाहर लेकर आते हैं। जब ये हवा गुज़रती है और जो रास्ता है वो काफ़ी खुला हो तो फिर कोई आवाज़ पैदा नहीं होती और हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं, अंदर भी लेके जाते हैं और बाहर भी लेके जाते हैं। लेकिन अगर इस रास्ते में कहीं भी रुकावट आ जाए तो वहाँ से जब हवा गुज़रती है तो वो आवाज़ पैदा करती है, यानी कहीं भी रास्ता तंग होगा तो आवाज़ पैदा होगी। वो जो आवाज़ पैदा होती है सांस के साथ, उसको हम खराटे कहते हैं। ये नॉर्मल लोगों में भी हो सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लोगों में भी हो सकते हैं। वो कैसे? जैसे अगर एक शख्स नींद बहुत कम लेता है, नॉर्मल इंसान को 7 से 9 घंटे सोना चाहिए, लेकिन अगर आप इससे कम सोएंगे तो आपकी नींद बहुत गहरी होगी। जब नींद गहरी होती है तो हमारे ये जो गर्दन के मसल्स हैं उनकी टोन कम हो जाती है। तो जब हवा अंदर की तरफ खींचती है, यानी नेगेटिव प्रेशर बनता है, तो उसके बाद वो दीवारें अंदर की तरफ आती हैं, जिसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है और फिर खराटे आना शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉपर नींद टाइम पूरा करना चाहिए। दूसरी बात यह, अगर मरीज़ 2-3 तकिए ले ले और सीधा लेटे तो उसकी ठोड़ी अगर उसके सीने के पास आ गई है तो वैसे ही वो रास्ता तंग हो जाता है। तीसरी बात यह है कि मरीज़ जो है वो कोई ऐसी दवाइयाँ लेता है जिसमें नींद होती है, तो उन दवाइयों के असर की वजह से उसकी नींद ज़्यादा गहरी हो जाती है, तो उसको वही असरात आते हैं। और इसके अलावा मोटापा, अगर वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर गर्दन में भी वो टिश्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी फ़ैट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो जो दीवारें हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है और वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर ऐसे मरीज़ को भी, ऐसे लोगों को भी खराटे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो वजूहात हैं जो कि नॉर्मल लोगों में खराटे की वजह बनती हैं। अब हम बात करते हैं कि एबनॉर्मल खराटे क्या होते हैं। एबनॉर्मल खराटे हम उसको समझते हैं जिससे मरीज़ और उसके साथ जो सोने वाले, उनके इतने वो खराटे की आवाज़ बुलंद होती है कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और बाज़ औक़ात तो ये दूसरे कमरों में भी सुनाई देते हैं। तो और मरीज़ की अपनी भी नींद डिस्टर्ब होती है, उनको हम एबनॉर्मल कहते हैं। अब उसमें उसकी क्या वजह होती है? नाक से शुरू कर लें और फेफड़ों तक रास्ते में कहीं भी रुकावट होगी तो उसकी वजह से खराटे आ सकते हैं। यानी नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, नाक में एबनॉर्मल गदूद यानी नेज़ल पॉलिप बन सकते हैं, नाक के अपने गदूद जो कि टर्बिनेट्स होते हैं वो बढ़ जाएं तो उससे भी जगह तंग हो सकती है। नाक में कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, नाक में कोई मैस हो सकता है, एबनॉर्मल यानी ग्रोथ हो सकती है। तो इन सब वजूहात की बिना पर नाक में जगह तंग हो जाती है। इसी तरह नाक के पीछे जो जगह है उसको हम नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं या पोस्ट नेज़ल स्पेस कहते हैं, वहाँ एडिनोइड्स हो सकते हैं, वहाँ भी मैस हो सकता है। और नाक और पोस्ट नेज़ल स्पेस दोनों में एलर्जी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से सोजिश होती है, सारे टिश्यूज़ फूल जाते हैं, उसकी वजह से खराटे आ सकते हैं। अब हम गले में आए तो टॉन्सिल्स का साइज़ बहुत बड़ा हो सकता है। टॉन्सिल का साइज़ इतना बड़ा हो सकता है कि टॉन्सिल आपस में कई दफ़ा मिल रहे होते हैं, जिसे हम किसिंग टॉन्सिल कहते हैं, तो उसकी वजह से भी खराटे आएंगे। और अगर किसी की ज़बान जो है उसका साइज़ बड़ा है तो उससे भी जगह तंग होगी, उससे भी खराटे आएंगे। किसी का ये नीचे वाला जबड़ा छोटा है तो पीछे की तरफ वो होगा, उसको माइक्रोग्नेथिया कहते हैं, उसकी वजह से ज़बान फिर पीछे गिरेगी, उसकी वजह से भी खराटे आएंगे। अगर कोई नशा करता है या कोई सिगरेट पीता है या किसी की लंबी बीमारी है, उसकी वजह से तालू नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो तालू अगर नीचे गिरेगा वो भी ज़बान के साथ टच होगा तो उससे भी खराटे आएंगे। और उसके नीचे फिर वॉइस बॉक्स में अगर कोई भी मैस हो या कोई उसमें रसौली हो
तो उससे भी खराटे आ सकते हैं। जब ऐसा कोई शख्स हमारे पास आता है तो हमें उसका क्या देखना होता है? हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये वही वजूहात हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान में होती हैं, तो फिर हमने उसको उसके मुताबिक हदायत दे देनी होती है। यानी उसको नींद का टाइम मुनासिब रखना चाहिए, 7 से 9 घंटे सोना चाहिए, उसको अपने बिस्तर में पोजीशन बेहतर रखनी चाहिए, सीधा सोने के बजाय दाईं तरफ करवट लेकर सोए, और अगर उसका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करे। तो ज़्यादातर वो लोग इन्हीं हदायत के बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। लेकिन दूसरे जो मरीज़ हैं जिनको एबनॉर्मल है खराटे, उसमें हमें देखना होता है। और ऐसे मैं आपको बता दूं कि कई दफ़ा ये खराटे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसके बाद ऐसी भी स्टेज आती है कि मरीज़ का सांस लेते लेते रुक जाता है। जब सांस लेता है तो रुक जाता है तो मरीज़ हड़बड़ा कर उठता है। जब हड़बड़ा कर उठता है तो उसके मसल्स जो हैं उनकी टोन वापस आ जाती है, तो उसका सांस चल पड़ता है, वो दोबारा सो जाता है। जब वो दोबारा सोता है तो उसके बाद फिर वही जब गहरी नींद होने लगती है तो उसके वो सांस रुक जाता है। तो ऐसा एक रात के अंदर 30-40 दफ़ा भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म है स्नोरिंग यानी खराटों की। और ऐसा मरीज़ जब दिन में जहाँ भी बैठता है, क्योंकि उसकी रात को नींद नहीं पूरी हुई होती, तो जहाँ भी बैठता है वहाँ सो जाता है। उसको हम कहते हैं डे टाइम सोमनोलेंस। हत्ता कि वो ड्राइविंग कर रहा हो तो उसमें सो जाता है। हत्ता कि वो कई दफ़ा मरीज़ हमारे पास आते कहते चाय पीता हूँ तो चाय गिर जाती है कपड़ों पर। यानी इतनी भी उनको वो इतनी गहरी नींद होती है, जहाँ बैठते वो सो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो मोस्ट सीवियर फॉर्म है खराटों की। जब हमारे पास मरीज़ आता है जो एबनॉर्मल खराटे लेने वाला है, उसको हम पूरी तहकीक करते हैं, यानी उसकी हिस्ट्री, उसका एग्जामिनेशन और उसके टेस्ट करते हैं, ताकि हम ये जो हमने बातें की हैं इनमें से अगर कोई भी कॉज है तो उसको हम जाने कि वो है या नहीं। उसको एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI वगैरह की मदद से भी हम करते हैं। इसके अलावा हम ये करते हैं कि एक स्लीप स्टडीज़ होती हैं, उसमें ये होता है कि मरीज़ को दाखिल कर लेते हैं और उसको 48 घंटे उसका हर चीज़, उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसका ECG, उसका ENG, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी वो सांस में रुकावट, उसकी रेस्पिरेशन, ये हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। तो हमें पता चल जाता है कि उसकी रुकावट कितनी होती है और उसकी रुकावट जो है वो किस जगह से हो रही है। उसके बाद हमें फिर उसका इलाज आसान हो जाता है। इलाज कैसे होगा? इलाज ऐसे ही होगा कि जो कॉज है उसका इलाज करेंगे, जो हमें इससे मालूम हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता कि कोई बज़ाहिर कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आती जिसको हम ये मैनेज कर सकें, तो फिर हम गले के अंदर जगह ज़्यादा कर सकते हैं एक ऑपरेशन से, जिस पे मैंने मकाले भी लिखे हैं, UPPP। ये एक ऑपरेशन होता है जिसमें हम गले में जगह ज़्यादा बना देते हैं। अगर इससे भी मसला हल ना हो तो एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं बाईपैप। ये पॉजिटिव प्रेशर के साथ ब्रीदिंग इससे हमारी होती है, यानी हम हवा हमारे अंदर जाती है तो पॉजिटिव प्रेशर के साथ जाती है, जो रास्तों को ना खोल देती है, यानी नेगेटिव प्रेशर नहीं होने देती। तो ये मरीज़ ये लगा कर सारी रात सो सकता है। और आखिरी हद ये है कि अगर मरीज़ का बिल्कुल ही मसला हल ना हो तो फिर हम यहाँ एक CT लगाते हैं जिसको हम ट्रेकियोस्टमी कहते हैं, और मरीज़ उसके ज़रिए सांस लेता रहता है, जिसको वो दिन में बंद कर सकता है और रात को फिर खोल सकता है। तो इस तरह हम खराटों का इलाज करते हैं और मरीज़ के मुताबिक, यानी नॉर्मल है, एबनॉर्मल है तो माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है या स्लीप एपनिया है, जिस तरह भी का मरीज़ होगा उस तरह इलाज होगा। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी मालूमाती होगी, और अगली वीडियो तक हम फिर इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।